हेलो एवरीवन, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 50 अति ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उसके डिस्कशन के साथ अध्ययन करेंगे, जो खासकर बिहार पुलिस के लिए हेल्पफुल होगा एवं अनकम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को, चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी जो है वह डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव है क्या? तो स्रोत और श्रोता के बीच, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की तीव्रता में उतार और चढ़ाव होता है। मतलब कभी ध्वनि कम तो कभी ध्वनि अधिक प्रतीत होता है। यह जो घटना हुआ, इसी घटना को डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के सिद्धांत पर बिग बैंग थ्योरी जो है वह कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है या आधारित होता है या कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूजन का मतलब संलयन होता है। ध्यान देने योग्य बात है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इंग्लिश वर्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन लिख दिया है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। फर्स्ट नंबर चॉइस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। और सेकेंड नंबर चॉइस कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन लिखा है, इसका हिंदी होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में इसका हिंदी दिया हुआ रहेगा कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा नाभिकीय संलयन। यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है हाइड्रोजन बम कार्य करता है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। बहुत से हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन, यह इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन है। तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। इसको हम लोग जनरली फाई से सूचित करते हैं। फाई बड़ा फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ए जो है वह कंडक्टर का एरिया है। कॉस थीटा एंगल के रूप में कोसाइन दिया हुआ है। तो इसका मात्रक जो होता है वह, ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है वह ल्यूमेन होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो यह कलर ट्रायंगल से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, सफेद कलर का निर्माण होगा। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। एक कलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है। यहाँ पे होगा लाल, ये होगा हरा और ये होगा नीला। लाल, हरा और नीला, ये जो शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष पे जो दिख रहा है यह प्राइमरी रंग है, प्राइमरी कलर है। और ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा पीला। पूछेगा लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा कलर का निर्माण होगा? पीला। हरा और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा कलर का निर्माण होगा? तो श्यान। नीला और लाल को मिलाएंगे तो कौन सा कलर का निर्माण होगा? तो मैजेंटा। अब कहेगा कि पीला, श्यान, मैजेंटा जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह द्वितीय कलर के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी कलर के नाम से जाना जाता है। अब ये तीनों कलर को आपस में मिलाएंगे, लाल, हरा और नीला को, तो बीच में व्हाइट जो है सफेद कलर का निर्माण होगा। व्हाइट कलर का निर्माण होगा, सफेद कलर का निर्माण होगा। जो इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं, एक सफेद प्रकाश को जो है किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है, जिसको VIV-GR के नाम से जाना जाता है। VIV-GYOR के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो मैक संख्या जब 1 होगा तो ध्वनि को हम लोग ध्वनि कहेंगे। अगला प्रश्न है किस गुणधर्म के कारण
किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है या दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन का यह प्रतीक है, या प्रकाश के अपवर्तन की घटना का खेल है कि किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है और उसमें जो है एक छड़ डाला जाता है, करछुल डाला जाता है, छोलनी डाला जाता है या कोई अन्य बर्तन डाला जाता है, तो हमें दिखाई देता है कि यह जो बर्तन डाला हुआ है वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। होता क्या है, तो माध्यम को चेंज होने से, माध्यम के चेंज होने से माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सरल सघन माध्यम और एक विरल माध्यम होता है। हवा की अपेक्षा पानी जो है वह सघन माध्यम है और कह सकते हैं कि पानी की अपेक्षा हवा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मान लेते हैं कि यह पानी है, यह पानी है और यह जो है वह हवा है। हवा का अपवर्तनांक करीब करीब 1 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, यानी 4.4/3 होता है। तो प्रकाश यहाँ से यहाँ जब आएगा, प्रकाश की किरण जब यहाँ से नीचे की ओर आएगा तो डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि माध्यम हो रहा है चेंज। क्या होगा, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगा, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन चला गया ऐसे। यही कारण है कि हमको सीधा नहीं टेढ़ा दिखा देता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, 300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगा। तो 300 एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंग की आवृत्ति जो होगा वह 1 × 10⁻15 हर्ट्ज होगा। इसका फार्मूला होगा v बराबर n लैम्डा फार्मूला होता है। v क्या है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग, n आवृत्ति और लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य। v का वैल्यू यूनिवर्सल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। n का वैल्यू हमको खोज रहा है आवृत्ति और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ 300। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। अब यहाँ थ्री जो है 100 3 जा 300 और 10⁸ है। यहाँ करेंगे n = 10⁸ होल डिवाइडेड बाय 10⁻8 बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻15 हर्ट्ज। ऑप्शन ए 10 होगा 1 लिखा है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा मिराज बनने का कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह जो है मिराज बनता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। अगला प्रश्न कहता है अष्टभुजाकार प्रिज्म, मतलब वैसा प्रिज्म जिसमें जो है 8 गो भुजा होगा। तो प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो फलक जो होगा, प्रिज्म इस तरह के होते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाना है, त्रिभुजाकार 3 गो इसका भुजा, तो तीनों को ऊपर हम लोग जो है ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से इसको जो है ट्रांसफर करेंगे। चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुजाकार प्रिज्म मान लेते हैं कि हमको बनाना है। ये हमारा हुआ चतुर्भुजाकार प्रिज्म, मतलब जो नीचे दिख रहा है वह नीचे होगा, ऊपर होगा। और 1 2 3 4 कौन साइड नहीं करेगा, दोनों जो है अलग अलग दिखाई देगा साइड। 2 और 2 4 फलक हो गया, और एक नीचे और एक ऊपर वाला। तो कितना होगा, 4 और 2 6। मतलब चतुर्भुजाकार प्रिज्म रहेगा तो 4 और 2 6 होगा, 6 फलक होगा। तो इसी तरह से अष्टभुजाकार प्रिज्म कह रहा है, तो 8 तो इसका भुजा होगा, वही फलक का काम करेगा। और 2 शीर्ष, 2 जो फलक होगा नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो 8 और 2 10 होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है कि 2 समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो 2 समानांतर दर्पण जो होगा विद्यार्थी, इसमें अगर कोई वस्तु को रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब उसमें और उसका प्रतिबिंब उसमें, फिर उसी तरह से इसका प्रतिबिंब उसमें, उसका प्रतिबिंब उसमें, इसी तरह से अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होगा। 2 समानांतर दर्पण के बीच जो है अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है श्रव्य परिसर। श्रव्य परिसर का मतलब होता है वैसा परिसर जिसमें व्यक्ति को जो है ध्वनि सुनाई देता है, श्रव्य परिसर कहलाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है वह क्या होता है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि की आवृत्ति जो होता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज इस जेड आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 1000 होता है, यानी 20। अब इसका कंसेप्ट समझेंगे कि यहाँ जो है 20 हर्ट्ज है और यहाँ 20,000 हर्ट्ज है।
20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि जो होगा इसको श्रव्य ध्वनि कहेंगे, श्रव्य परिसर कहेंगे। 20,000 से कम जो होगा उसको अश्रव्य कहेंगे, मतलब इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होगा उसको पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे। ये ऑडिएबल हो गया, ये जो है ऑडिएबल हो गया, जिसको श्रव्य कहते हैं। यही क्वेश्चन जो है हमें पूछ रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको श्रव्य परिसर कहेंगे, ऑडिएबल कहेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होता है। तो एंडोस्कोपी भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है तो प्रकाश जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। विवर्तन क्या है? तो किसी नुकीले सतह पर प्रकाश पड़ने पर वह सतह से प्रकाश चारों दिशा में बिखर जाता है। चारों दिशा में प्रकाश जो है बिखर जाता है, इस तरह से चारों दिशा में प्रकाश जो है बिखर जाता है, इस तरह से आता है, बिखर जाता है। तो प्रकाश की इस तरह चारों दिशा में बिखरने की घटना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की खोज फ्रेनेल महोदय ने किया था। व्यतिकरण क्या होता है? इसको इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की ध्वनि को एक दिशा में लाने की घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। ध्रुवन क्या, सॉरी, प्रकाश को एक दिशा में लाने की घटना जो है वह ध्रुवन कहलाता है। और व्यतिकरण की, ध्रुवन की खोज ब्रेवेस्टर महोदय ने किया था, व्यतिकरण की खोज जो है थॉमस यंग महोदय ने किया था। व्यतिकरण का डेफिनेशन है कि यदि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश या ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि तरंग जो है ओवरलैप करता है तो किसी पॉइंट पे अधिकतम तो किसी बिंदु पर न्यूनतम, किसी बिंदु पर अधिकतम महत्तम तीव्रता होता है तो किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता होता है। इस तरह की घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। तो फोकस आंख में जो है कॉर्निया द्वारा जो है सामंजस्य स्थापित करता है, कॉर्निया। और यह ध्यान देने वाले बात है कि हमारे नेत्र में जो है कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को आंख दान देते हैं तो कॉर्निया का ही दान देते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 4 घंटे के अंतराल पर हम लोग जो है आंख को दान दे सकते हैं। पूरी आंख दान देने में आंख का पूरा हिस्सा दान नहीं दिया जाता है, बल्कि नेत्र के ऊपर, आंख के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है और यही कॉर्निया का दान दिया जाता है। दृष्टि पटल या इसी को रेटिना कहते हैं। रेटिना या दृष्टि पटल एक चीज है, या हिंदी लिख दिया है, इंग्लिश लिख दिया। मानव नेत्र में जब प्रकाश जाता है तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाता है और वह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। हमारे नेत्र में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और वह उत्तल लेंस किसी कांच का नहीं बल्कि प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला, जिसको लेबोरेटरी कहते हैं, उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया कांच होता है। तो प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए जो कांच प्रयोग किया जाता है वह पायरेक्स कांच होता है। कौन कांच होता है? पायरेक्स कांच होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, अभी इसके जस्ट ऊपर जो है हमने डिस्कस किया है सघन माध्यम और विरल माध्यम, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह नॉर्मल मतलब अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। ऑप्शन सी, इसको ध्यान से देखेंगे कि यह जो है बाउंड्री है। ये बाउंड्री के ऊपर हम मान लेते हैं कि सघन है, बाउंड्री के ऊपर जो है वह सघन माध्यम है। ये बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर जो है वह सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम कहने का मतलब पानी हो सकता है, हीरा हो सकता है, और नीचे जो है कांच हो सकता है। तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 मतलब 1.33 होता है। और नीचे जो है मान लिया जाए कि हवा है, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 1 मान लेते हैं। ये अभिलंब है, आ रहा है प्रकाश की किरण जब आएगा विद्यार्थी जी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो कहेगा कि रुको, अभी माध्यम चेंज हो रहा है, कुछ नियम होते हैं फिजिक्स का। तो जब प्रकाश की किरण आ रहा है तो इसको आपतित किरण कहेंगे। माध्यम चेंज हो रहा है तो 1 मिनट रुकेगा और कहेगा अभिलंब, हम डिसाइड करेंगे ये अभिलंब है।
अभिलंब कहेगा कि सघन माध्यम है, जा रहे हो विरल माध्यम में तो अभिलंब से दूर हटो, अभिलंब से दूर हटो। समानता यह देखना है कि भीड़ से हम लोग जो है, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उसमें हाथ पैर को हम लोग जो है आपस में सटा करके चलते हैं, और जैसा ही भीड़ खत्म होता है तो हाथ पैर को पूरे फैला करके चलते हैं, वही कंसेप्ट यहाँ है। इसी तरह से अगला प्रश्न मान लेते हैं कि पूछे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए, नीचे से ऊपर में जा, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगला प्रश्न पूछता है पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि जो है वह किसके द्वारा सुनी जाती है, तो कुत्ता जो होता है, कुत्ता, डॉग, उसके द्वारा पराश्रव्य ध्वनि सुना जाता है। कार्बन माइक्रोस्कोप एक परिवर्ती है। अगला प्रश्न है कि कार्बन माइक्रोस्कोप एक परिवर्ती है, मनुष्य द्वारा तो ऑडिएबल सुना जाता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से तो जो है सूक्ष्म वस्तु का अवलोकन किया जाता है। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है, तो कार्बन माइक्रोफोन जो है एक प्रेरकत्व युक्ति है, प्रेरकत्व युक्ति है। प्रेरकत्व की खोज जो है हेनरी महोदय ने किया था। इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरकत्व, इंडक्टेंस का इस तरह से होता है डायग्राम, इसमें जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न है ट्रायोड है, नोट डायोड, ट्रायोड का प्रयोग होता है, तो ट्रायोड का प्रयोग जो है, ट्रायोड का इस तरह से होता है, यही ट्रायोड है, प्लस माइनस यही है ट्रायोड। कहता है ट्रायोड का प्रयोग होता है तो एम्पलीफायर के रूप में। एम्पलीफायर क्या होता है, तो साउंड, छोटा साउंड से बड़ा साउंड कर देता है। हम लोग जो है धीरे बोलते हैं तो एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता है, बहुत बड़ा आवाज कर देता है, तो इसी को कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में प्रयोग करते हैं ट्रायोड का। अगला प्रश्न है डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी जो है वह, डीसी वाला मशीन महंगा होता है, एसी वाला मशीन सस्ता होता है। डीसी से जो है दूर तक किसी वस्तु को, दूर तक जो है करंट को ले जाने में बहुत ज़्यादा हानि होती है, लॉस होती है। एसी उपकरण को बहुत दूर तक जो है करंट ले जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, होता है कम होता है। डीसी को, डीसी जो करंट होगा, डीसी जो धारा होगा, इसको कम और ज़्यादा करने में अधिक कठिनाई होता है, लेकिन एसी को कम और ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो कहता है डीसी, डीसी की अपेक्षा, अच्छा एक बात और है कि डीसी की आवृत्ति जो है वह 0 हर्ट्ज होता है, लेकिन एसी की आवृत्ति इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, हालांकि यूएसए में 60 हर्ट्ज होता है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, एकदम सीधा लाइन, मतलब डीसी जब पकड़ेगा तो सीधे मार जान मृत्यु मृत्यु तक ही पहुंचाएगा, लेकिन जब एसी लगेगा अल्टरनेटिंग करंट तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ इस तरह से होता है, मतलब ये जो दिख रहा है 0 है और ये महत्तम है, ठीक है, न्यूनतम है। तो कहीं ये पॉइंट पे लाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर करंट लगेगा झटका, तो यहाँ लाएगा, यहाँ 0 करंट होता है, मतलब करंट नहीं लग रहा है। यही कारण कि कभी कभी किसी कोई व्यक्ति को जब करंट का शॉक लगता है, झटका लगता है, तो कहता है कि हम जो है छोड़ दिया करंट। तो छोड़ दिया कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ का 0 वाला पॉइंट पे जब आता है एक सिचुएशन, वहाँ पे जो है 0 करंट होता है, मतलब व्यक्ति को करंट महसूस नहीं होता है, पैर को इधर उधर हिलाएगा तो जो है करंट के झटका से दूर हो जाता है और व्यक्ति को बचने की संभावना अधिक हो जाता है। तो डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ होता है, तो डीसी की अपेक्षा एसी का यही लाभ है कि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न डायोड, डायोड से धारा कितनी दिशा में बहता है, तो डायोड से धारा जो है एक दिशा में बहता है। डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है और इसका डायग्राम इस तरह से होता है, यही डायोड है भाई साहब, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको बार कहते हैं, ये बार है, और इसको एरो हेड कहते हैं। ये भाई साहब जो दिख रहा है इसको एरो हेड कहते हैं, ये प्लस है और माइनस है, प्लस है तो इसलिए कहते हैं इसको एनोड, प्लस वाले को कहते हैं एनोड और माइनस वाला को कहते हैं कैथोड। कैथोड ये कुछ नहीं है बल्कि यही एक प्रकार का रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। अब कहेगा कि डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो डीसी को एसी में बदलने वाला जो उपकरण होता है जिसको इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर नहीं करना, इन्वर्टर कहते हैं। और एसी को डीसी में जो उपकरण है पलटने वाला, बदलने वाला, उसको कहते हैं रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलता है उसको कहते हैं रेक्टिफायर, जो हमारे मोबाइल के चार्जर में प्रयोग होता है जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर नहीं है बल्कि वह जो है रेक्टिफायर है, जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, एसी के बहुत बड़ा अमाउंट को छोटा अमाउंट में बदल देता है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस किस लिए
प्रयोग में लाया जाता है? किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह जो है विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी संधारित्र को विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जो है चार्ज को एब्जॉर्ब करने के लिए, संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से, अच्छा, कंडेंसर जो होता है उसी को कैपेसिटर कहते हैं और उसी को हम लोग जो है संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की क्षमता जो होता है C बराबर इप्सिलॉन A/D होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता जो होता है, सूत्र होता है C बराबर इप्सिलॉन A/D। ये जो है चालक का क्षेत्रफल है, D जो है दोनों के बीच के, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। ठीक है, एगो पर प्लस देते हैं तो दूसरा पर माइनस प्रेरित हो जाता है। इसको कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, तो इसको कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। C जो है कंडेंसर की जो है कैपेसिटी है, क्षमता है। इप्सिलॉन जो है परावैद्युत नियतांक है। अगला प्रश्न कहता है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई नीडल किस दिशा में टिकती है? तो सुई जो है वह उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय। तो चुंबक ये ही है, चुंबक, ये चुंबक है। ये जो दिख रहा है ये नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ है, दक्षिणी ध्रुव है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न आता है कि मैग्नेटिक लेंथ एंड पोल लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ एंड पोल वाला लेंथ मतलब चुंबक का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय लंबाई। चुंबकीय लंबाई जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये 100% होगा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है दोनों पोल के बीच की दूरी, वह जो होता है वह पोल वाला लेंथ होता है और इसका जो वैल्यू होता है वो 84 होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ की अपेक्षा मैग्नेटिक पोल लेंथ छोटा होता है। अगला प्रश्न है इनमें से पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वह मैग्नीशियम आयन है Mg+2। ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, हाइड्रोजन है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नीशियम आयन। अब कहेगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मतलब लौह चुंबकीय, Fe लोहा, CO कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो दिख रहा है टंगस्टन, ये सब जो होता है यह जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित किया जा सकता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है परिपथ मतलब सर्किट का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर किया जा सकता है? तो परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा वह प्रतिरोधक को सम्मिलित करने पर किया जा सकता है। प्रतिरोधक क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है? तो अगर किसी प्रतिरोध का कुछ वैल्यू दे देते हैं तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं। इफ रेजिस्टेंस हैव सम वैल्यू देन इट इज कॉल्ड रेजिस्टर। इफ कैपेसिटेंस हैव सम वैल्यू देन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। इफ इंडक्टेंस हैव सम वैल्यू देन इट इज कॉल्ड इंडक्टर। अगर प्रतिरोध का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसको प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये प्रतिरोध दिया हुआ है, ये प्रतिरोध का सिंबल है प्लस और माइनस, करंट जा रहा है। यह एक प्रकार का हम लोग आसानी से लैंग्वेज में देखें तो यह करंट के लिए, धारा के लिए यह जो है एक प्रकार का कांटा है जो करंट को बहने से रोकने का प्रयास करता है। जो रोकता है जितना, जो पदार्थ जितना करंट को रोकने का प्रयास करता है, कहा जाता है कि उस चालक का उतना ही प्रतिरोध अधिक है। जैसे लोहा जो है, सबसे लोहा और चांदी की अपेक्षा तुलना किया जाए तो लोहा में चांदी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। लोहा में चांदी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। चांदी की विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होता है। उसी तरह से अगर कैपेसिटेंस का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहे, अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस R बराबर 10 ओम दे दिया रहा है तो कहेंगे कि 10 ओम रजिस्टर, और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टर बोलेंगे। उसी तरह से कैपेसिटर को C से सूचित करते हैं। कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस का कुछ वैल्यू दिया है जिसमें 10 देंगे, 10 माइक्रोफैराड, फैराड इसका मात्रक होता है। 10 माइक्रोफैराड दे देंगे तो बोलेंगे कि 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। उसी तरह से प्रेरकत्व इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। इंडक्टेंस का इस तरह से होता है सिंबल, इंडक्टेंस का कुछ वैल्यू दे रहेंगे तो कहेंगे कि 10 हेनरी, इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, 10 हेनरी इंडक्टर। अगला प्रश्न, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है, तो किसी डायोड का जो फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है वह बहुत कम होता है। यही डायोड है और ये जो है डायोड का पक्ष है,
प्लस और ये माइनस, ये जो है बहुत कम होता है, यहाँ प्रतिरोध बहुत कम होता है। करंट जाता है ई डायरेक्शन से ई डायरेक्शन, ई डायरेक्शन से ई डायरेक्शन करंट कभी नहीं बहता है। यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि डायोड से धारा एक ही दिशा में बहता है। ये वार जो है वह करंट को रोकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर यह जो है इलेक्ट्रिसिटी का हीरो माना जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। सामान्यतः स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरेटिंग स्टेशन पे किया जाता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जैसे यदि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन या न्यूक्लियर पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन और विंड पावर स्टेशन, जहां 11 के भी मतलब 11,000 विद्युत धारा को 11,000 वोल्ट को जनरेट करते हैं, उत्पादित करते हैं, वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये ट्रांसफार्मर है और इसमें 2 डाला हुआ था। ये क्या है? तो ये कोर है और ये दोनों क्या है? लपेटा हुआ। तो ये कॉइल है। कॉइल तांबा का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग कॉइल बनाते हैं तांबा का। अब कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 को भी 132 के भी में ट्रांसफर करता है, 132 के भी में ट्रांसफर करता है। कहा जाता है 1,32,000। तो 1,32,000 का हम लोग जो है ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा रिसीविंग स्टेशन पे पहुंचा देंगे, जो हमारे शहर के आसपास बहुत बड़ा होता है, उसको पावर ग्रिड कहते हैं, रिसीविंग स्टेशन होता है। वो रिसीविंग स्टेशन क्या करता है? बहुत बड़ा टावर से रिसीव करता है 132 केवी। 132 केवी को पुनः जो है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देता है, जो बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। वह रिसीविंग स्टेशन क्या करता है? बड़ा ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में फिर ट्रांसफर कर देता है और वो फिर से 11 132 केवी को 11 केवी में कर देगा और 11 केवी को फिर से हम लोग जो है ट्रांसफर कर देंगे बहुत सारा फीडर लगा करके। नोट फीडर, फीडर नहीं बोलना है, फीडर बोलना है, फीडर द्वारा जो है गांव के छोटे छोटे कस्बों में छोटा छोटा ट्रांसफार्मर 25 केवी या 63 केवी का ट्रांसफर, केवी बोलना है, केवी नहीं बोलना है, लोग केजी बोल देते हैं। 25 केवी का ट्रांसफर या 16 केवी का ट्रांसफर या 63 केवी का ट्रांसफर लगा करके जो है उसको पुनः जो है हम लोग 440 में चेंज करते हैं या 220 में चेंज करते हैं और घर के अंदर हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसको टैपिंग करके टोका फंसा करके जो है घर में समानांतर क्रम में जो है विद्युत आपूर्ति करते हैं 220 वोल्ट एसी, जिसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट है। यह भाई साहब केवल एसी परिपथ के लिए उपयोगी होता है, डीसी के लिए उपयोगी नहीं होता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी को घटाने बढ़ाने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकता है, लेकिन पावर को नहीं। ट्रांसफार्मर जो है आवृत्ति को कभी नहीं चेंज कर सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27। फ्यूज का तार बना होता है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। फ्यूज का तार जो है वह तांबा और शीशा का बना होता है, शीशा और टीना का बना होता है। फ्यूज का तार जो है शीशा और टीना का बना होता है। ऑप्शन सी। शीशा का संकेत पीवी होता है और टीना का संकेत एसएन होता है। यह बेस्ट मटेरियल होता है फ्यूज का। फ्यूज जो है यह प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, सुरक्षात्मक युक्ति होता है, जो हमारे घरों में लगे हुए सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, डिवाइस को जलने और नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है। फ्यूज जो है, फ्यूज का बड़ा रूप होता है जिसको एमसीबी कहते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनी एम से मिनिएचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर। ये क्या करता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि सर्किट में कहीं भी कोई फॉल्ट अकर होता है, प्राप्त होता है, तो पुनः, यही है सर्किट ब्रेकर। सॉरी, ये सर्किट ब्रेकर है हमारा। ये क्या होता है? अगर सर्किट में कहीं भी फॉल्ट हो जाता है तो यह पुनः अपने आप हट जाता है और सर्किट हमारा ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण जितने भी एक्सपेंसिव मतलब महंगा इक्विपमेंट घर में लगा होता है वह जलने नष्ट होने से बच जाता है। एमसीबी अपने आप यह काम होता है, एमसीबी अपने आप गिर जाता है, मतलब फॉल्ट अकर होने पर यह जो है अपने आप जो है क्या होता है? हट जाता है। उसी तरह से फ्यूज होता है और एमसीबी होता है। अगला है, इसी में कोई बोलता है ईएलसीबी। क्या होता है? ईएलसीबी, ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कोई कहता है एमसीसीबी क्या होता है? एमसीसीबी क्या होता है?
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये सब जो है टर्म है इलेक्ट्रिशियन का। तो फ्यूज जो होता है, ओवर करंट जब आता है हमारे परिपथ में, जैसे मान लेते हैं कि 220 वोल्ट एसी पे हमारे घर में जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इसमें 220 वोल्ट फिक्स नहीं है, प्लस माइनस जो है 5% फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन कहने का मतलब 5% ज़्यादा भी वोल्टेज आ सकता है और 5% कम भी आ सकता है। तो उस तरह से रेटिंग किया जाता है। हम लोग का जो इलेक्ट्रिशियन होता है वह रेटिंग करके बनाता है कि अगर मान लेते हैं कि 220 वोल्ट का ही वायर यूज किया जाए और 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट आने पर, वोल्टेज आने पे वायर जो है नष्ट हो जा सकता है। तो प्लस माइनस 5% इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रूल है कि 5% ज़्यादा भी करंट वोल्टेज आ सकता है, 5% कम भी आ जा सकता है। तो उसी तरह से जो है हमारा रेटिंग किया जाता है। तो क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज आने पे, ज़्यादा करंट आने पे सर्किट ब्रेक कर जाता है, यानी फ्यूज का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वह अधिक होता है। फ्यूज का रेजिस्टेंस अधिक होता है और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो है उसका कम होता है। यही कारण है कि ज़्यादा करंट आने पे हीटेड हो जाता है, गर्म होने पे फ्यूज तुरंत गल जाता है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया था। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर को एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। और यह सामान्यतः देखा जाता है चार्जर जो होता है, चार्जर के अडेप्टर में यूज होता है। अगला प्रश्न है, और चार्जर के अडेप्टर में ही नहीं बल्कि यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन में भी, जो भी भारतीय रेल जो है, रेल का परिचालन होता है उसमें इंजन में जो भी एसी ओ एच ई लगा होता है। सबसे पहले जो है ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो ट्रेन के ऊपर एक वायर होता है, मात्र एक वायर होता है। ये समझना है कि एक के वायर से ट्रेन काहे चलता है। ट्रेन का ऊपर एक वायर होता है जो सामान्यतः 25 के भी पर चलता है, 25,000 वोल्ट पर चलता है, परिचालित होता है। और ये एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। सोचने वाली बात, ट्रेन में ऊपर जो है इस तरह से लगा होता है, इसको कहते हैं पेंटोग्राफ, जो करंट को कलेक्ट करके नीचे देता है, और नीचे मोटर लगा होता है। होता क्या है, और जो ट्रेन में मोटर उपयोग होता है वह डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, शंट मोटर का नहीं। लेंथ मशीन जो होता है, लेंथ नहीं लेथ मशीन बोलना है, स्पेलिंग होता है LATHE, लेथ। लेथ मशीन जो हमारे, लेथ मशीन जो थ्रेड करता है, गुना कटिंग करता है, वह थ्रेड लेथ मशीन होता है। वहाँ डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हाई इनिशियल टॉर्क होने की वजह से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेलवे में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का इनिशियल टॉर्क बहुत हाई होता है। और 25 के भी ऊपर OHE होता है। OHE तार जो होता है ऊपर, उसका नाम है OHE, ओवर हेड इक्विपमेंट, ओवर हेड वायर या इक्विपमेंट। वहाँ से पेंटोग्राफ के द्वारा 25 के भी जो वोल्टेज है उसको लिया जाता है, और नीचे रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है, और डीसी मोटर के द्वारा रेलवे का परिचालन होता है। अगला प्रश्न है, मेगर है, मेगर मापने का एक उपकरण है। तो मेगर जो है इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है। बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। मेगर एक डिवाइस है। अगला प्रश्न है, वह आपूर्ति जो कंडेंसर यानी कंडेंसर संधारित्र से होकर नहीं गुजर सकती है, वह क्या होता है। तो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, वह डीसी आपूर्ति होता है। यह है कंडेंसर। ये जो है कंडेंसर का फिगर है, कंडेंसर का सिंबल है। तो कंडेंसर में जो है एसी करंट जो है पार हो जाता है, एसी करंट जाता है, लेकिन डीसी करंट नहीं जाने देता है। अगला प्रश्न है कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। कंसेप्ट है कि अमीटर बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अमीटर का ये संकेत होता है, ये प्लस है और माइनस है। अमीटर का 2 टर्मिनल होता है, कैपिटल ए लिख करके घुमा देना है, पहला टर्मिनल प्लस, दूसरा टर्मिनल माइनस। यहाँ भी प्लस और तो यहाँ भी माइनस हो सकता है। कहता है कि अमीटर कैसे बना जाता है, अमीटर कैसे बना जाता है। तो अमीटर जो है, अमीटर जो है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। यह हमारे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह हमारे सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शंट के समानांतर क्रम में
लो रेजिस्टेंस जोड़कर अमीटर बनाया जाता है। शंट के समानांतर क्रम में लो रेजिस्टेंस जोड़कर अमीटर बनाया जाता है। यदि अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो तो आदर्श मीटर के रूप में जाना जाता है। तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। शून्य क्या होता है? शून्य ओम होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। हमारे विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जो तंतु बना होता है, तंतु, ये वाला जो तंतु बना होता है ये जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, इसका परमाणु संख्या 74 होता है। और इसका जो लैटिन नाम है विद्यार्थी जी, लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम है वोल्फ्राम, वोल्फ्राम। अगला प्रश्न है, तांबा का संकेत Cu होता है, तांबा का संकेत Cu होता है, परमाणु संख्या 29 होता है Cu। लोहा का संकेत 26 होता है, टंगस्टन का W 74 होता है, एल्युमिनियम का Al 13 होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। कल भी क्वेश्चन जो है ये पिछले वीडियो में भी मैंने देखा था, लगातार वीडियो में क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन रिवीजन कर रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैज्ञानिकों के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। तड़ित चालक की खोज जो है, आविष्कार जो है, डिस्कवर जो है 1871 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। इन्होंने जब एक पतंग को चाबी जिसको अभी जो है छोटा छोटा लड़का लटाई कहता है, लटाई में, तो उन्होंने जो है चाबी लिया हुआ था, स्टील का जो चाबी होता है उसमें रेशम के धागे के द्वारा जो पतंग को उड़ाया, वायुमंडल में उड़ाया, तो पतंग को इधर उधर होने से घर्षण हुआ, तो चाबी और रेशम के धागे में घर्षण की वजह से उसमें करंट आ गया। तो इन्होंने जो है अवलोकन किया कि अरे ये करंट कैसे उत्पन्न हो गया, तो जो है घर्षण से विद्युत उत्पन्न हुआ। यही अवलोकन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। हालांकि इस प्रयोग को करने के लिए एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रिचमैन, वह अमेरिका का रहने वाला था, उसका मृत्यु भी हो गया था इस घटना से। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी जो होता है उसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है। शीशा का परमाणु संकेत Pb, परमाणु संख्या 82 होता है। यह विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है। अगला प्रश्न, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल किया जाता है? संचायक सेल में वही क्वेश्चन है, शीशा का प्रयोग किया जाता है। तांबा का संकेत जो है Cu होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। लोहा का Fe जो है परमाणु संख्या 26 होता है। जस्ता का Zf परमाणु संख्या 30 होता है। शीशा का Pb परमाणु संख्या 82 होता है। अगला प्रश्न, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। क्या चीज में रिकॉर्ड करते हैं? किलोवाट घंटा में रिकॉर्ड करते हैं। KVS में, kWh में रिकॉर्ड करते हैं। यह यूनिट होता है, किलोवाट घंटा को यूनिट कहा जाता है। एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अगला प्रश्न है, एक धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धातु के प्रवाह में विद्युत धारा का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होता है वह विद्युत ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, देखना है। रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के बाद पुनः उसी अवस्था में नहीं लौटता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो लोहा में जंग लगेगा, तो लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। यह ऑक्सीकरण अपकरण प्रक्रिया है और यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनेगा तो पुनः दही से दूध नहीं बनेगा, रासायनिक प्रतिक्रिया है। कोयला जल जाएगा तो राख से कोयला प्राप्त नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन। पानी का भाप में बदलना, पानी से भाप बनेगा तो भाप को पुनः कंडेंस करके पानी बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, धारा को मापने का मापक विद्युत है। तो धारा को जो है एमीटर से मापा जाता है, एमापी लिख दिया है, एमीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है, शुष्क सेल जिसको प्राइमरी सेल कहते हैं, सूखा सेल कहते हैं, में कार्बन की छड़ क्या होता है? तो शुष्क सेल में कार्बन की जो छड़ होता है वह एनोड का कार्य करता है, एनोड पर जो है वह ऑक्सीकरण होता है, और एनोड का जो प्रकृति है वह होता है पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े गए इलेक्ट्रोड को जो है एनोड कहते हैं। यही है बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ये प्लस और माइनस है। तो जो बड़ा वाला रॉड है, इसको जो है हम लोग, बड़ा वाला प्लेट है इसको कहते हैं, बड़ा वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको पॉलस कहते हैं, एनोड कहते हैं। इस पे ऑक्सीकरण होता है, इसको एनोड, कैथोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। और इस पे अवकरण होता है, इस पर एनोड
ये नोड है, इस पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को, उदासीन कहने का मतलब न तो धनात्मक आवेश होता है न ऋणात्मक आवेश होता है, शून्य आवेश होता है, उसको उदासीन आवेश कहा जाता है। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो यह गोला जो है इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। इलेक्ट्रॉन गंवाएगा मतलब इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का लाभ जो है, इलेक्ट्रॉन का हानि जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का गेन जो है, इलेक्ट्रॉन का लाभ जो है अवकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, वाट को प्रकट करते हैं। तो वाट को प्रकट करते हैं जूल प्रति सेकंड में। जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। जूल प्रति सेकंड एक वाट है। यह शक्ति का मात्रक है। शक्ति का बड़ा मात्रक एचपी होता है, जिसको हर्स पावर कहते हैं। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, लड़का गड़बड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चार्ज टू मच कुछ नहीं है। फैराडे संख्या का मान कितना होता है? फैराडे संख्या का मात्रक 96,500 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? जर्मेनियम एक प्रकार का अर्धचालक होता है। फास्फोरस जो है और एंटीमनी जो है पेंटावैलेंट है, मतलब पंच संयोजक तत्व है। और जब इसको शुद्ध अर्धचालक में मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। एन प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। कहा जाता है पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है? तो पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण जब शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवैलेंट एलिमेंट को, मतलब त्रिसंयोजक तत्व को मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में होल है, ये होल है, होल की संख्या अधिकतम होता है। होल का प्रकृति पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक जो है वह उपयोगी नहीं होता है। शुद्ध अर्धचालक में उपयोगी नहीं होता है। मिक्सिंग ऑफ एन ड्रॉप इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डॉपिंग कहा जाता है और यही प्रक्रिया है डॉपिंग। यह दो प्रकार का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड होल एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन ओनली अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का हिंदी परिणाम मित्र होता है। अब यहाँ पे कहता है कि ट्रांसफार्मर का जो नॉइज होता है, जब फुल लोड ट्रांसफार्मर होता है तो इस पर नॉइज कैसा होता है? तो हमिंग नॉइज होता है। ट्रांसफार्मर जो है फुल लोड पर हमिंग नॉइज करता है, हम करता है। भन भन नहीं कहना है, हम कहना है, हमिंग नॉइज उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो है ओम में मापा जाता है। ओम में इसका संकेत इस तरह से होता है। आर बड़ा फार्मूला होता है V/I। V वोल्ट है, I जो है करंट है, R जो है रेजिस्टेंस है। ओम के नियम से प्राप्त होता है V = I है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक जो है वह मृदु लोहा से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक जो है मृदु लोहा से बनाया जाता है। जब मृदु लोहा में करंट प्रवाहित करता है तो यह मृदु लोहा जो है चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है। जब करंट की दिशा को करंट का प्रवाह को बंद कर देते हैं तो यह जो है सामान्य लोहा की भांति कार्य करने लगता है, सामान्य लोहा की तरह कार्य करने लगता है। यह जो है मृदु लोहा का प्रॉपर्टी है। और एक होता है परमानेंट मैग्नेट, मतलब अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक में सबसे पहले इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व को नष्ट करते हैं, चाहे उसको पटकेंगे या गर्म करने से अस्थायी चुंबकत्व नष्ट कर सकते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमेशा चुंबक को नीचे की ओर लटकाने पर उत्तर और दक्षिण की ओर जो है दिशा में प्रतीत होता है। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त।